पी टी एम के मुल्तान में होने वाले 30 नवंबर के जलसे के लिए हुकूमत की जानिब से इजाज़त न देने का फैसला किया गया है और हुकूमत ने इस मामले पर अपोजिशन के साथ सख्ती से निपटने का फैसला भी किया है। दूसरी तरफ अपोजिशन रहनुमाओं ने भी मुमकिन गिरफ्तारियों की सूरत में मुख्तलिफ प्लान्स तश्कील दे दिए हैं। उधर मुल्तान पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी को गिरफ्तार कर लिया। उनकी अब जमानत भी हो गई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना के बायस रैलियों पर पाबंदी थी। अली मूसा गिलानी के खिलाफ पाबंदी के बावजूद रैली निकालने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब ये जो सारा मामला है जलसे होना ना होना, करना ना करना, ये हुकूमत की और अपोजिशन की एक तगोदौ एक दूसरे के साथ हम सब के सामने है, सारी आवाम के सामने है। लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है कि क्या दोनों जानिब से ये रवैया है दुरुस्त कि अपोजिशन बज़िद है अपने जलसे करने के लिए, हुकूमत बज़िद है कि रोका जाए? कोई मिडिल ग्राउंड कहीं से निकल ही नहीं रहा। कसूर दोनों का ही है या नहीं? देखिए, जब भी आप ये सवाल रेज करें ना तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, इख्तियार देखें किसका है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो जमहूरी निज़ाम है ना, इसमें हुकूमत ड्राइविंग फोर्स होती है। मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा कि कहने को तो ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं, हुकूमत और अपोजिशन, लेकिन जो पहिया ताकत वाला होता है, जिसके साथ इंजन होता है, जो ड्राइव कर रहा होता है सारे निज़ाम को, वो गवर्नमेंट होती है। लिहाजा हुकूमत वक्त की हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है कि वो मामलात को ठंडे तरीके से लेके चले, हीट न बढ़ने दे, और अगर किसी वक्त अपोजिशन अपने हदूद से बाहर भी निकलती है तो उसको रोकने के 100 रास्ते, पहले अमन के रास्ते होते हैं। लेकिन जलसे तो वो नहीं है, मतलब जलसे तो गैर कानूनी उस तरह से है नहीं ना, राइट ऑफ असेंबली है सबका। उस पर भी बात करता हूँ, देखिए अर्ज ये है कि हुकूमत वक्त का क्या काम था। प्रेसिडेंट बनती है ना खुद हुकूमत वक्त। क्या उस वक्त जब कोरोना नहीं फैल रहा था, जलसे नहीं हो रहे थे? जिस दिन हाफिजाबाद में वजीर आजम ने जलसा किया, जिस दिन सवाद में वजीर आजम ने जलसा किया, जिस दिन पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने कैंपेन चलाई, और अभी 2 दिन पहले पंजाब की जो बशीर इतलात है, उन्होंने गुजरांवाला में जलसा किया, उनके रिसेप्शन हुए। क्या किसी के मुंह से एक लफ्ज निकला? इवन मैं आप दोनों से पूछता हूँ, क्या आपने कहा उनको कि उन्होंने गलत किया? बिल्कुल, जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। लेकिन अगर गिलगित में ना अगर वो करते, ना खुद कैंपेन करते और आप लोगों को भी रोक देते, तो फिर आप लोग उस पर क्या कहते? हर सवाल के ऊपर अगर आप सवाल रेज करते जाएंगे तो परसों तक आपका प्रोग्राम खत्म नहीं। तो पहले सवालों का जवाब ले। अच्छा, सही। तो ये है कि अली मूसा गिलानी साहब को तो आप गिरफ्तार कर लेते हैं कि उन्होंने रैली निकाली, हालांकि वो अपनी प्रेपरेटरी रैली निकाल रहे चले, लेकिन क्या वजीर इत्तलात के खिलाफ भी कोई एक्शन हुआ? इसका मतलब है कि ये जो हुकूमत वक्त है, ये अनोखी लाडली है, ये तो बात नहीं मानेगी। लेकिन अपोजिशन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, अपोजिशन को ये काम करना चाहिए। खादम रिजवी साहब फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनके बहुत मानने वाले थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग गए, किसी ने वहां पे ऐलान किया, किसी ने कहा कि जनाब इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे ना हो। ये बताइए कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस से, ये पॉलिटिकल सरगर्मी से ही एक्टिविटी होता है जैसे कोरोना फैलता है? और तीसरी चौथी गुजारिश ये है कि अगर हुकूमत वक्त आज भी ना अपना लहजा दुरुस्त करे, ना अपने लफ्ज दुरुस्त करे, बल्कि चैलेंज करे, धमकियां दे, गालियां दे, खुद वजीर आजम, और यही कहे कि जी जितने जलसे करने कर लो, नहीं करने देंगे और बिल्कुल कोई एनआरओ नहीं देंगे, इस लहजे को क्या कोई मुहज्जब लहजा कहा जा सकता? मुझे बड़ा अफसोस है ये लफ्ज कहते हुए कि अपने वजीर आजम के लिए, लेकिन क्या ये मुहज्जब लहजा है कि हर वक्त वजीर आजम से लेके नीचे तक, और जब वजीर आजम ये लहजे में बात करेंगे तो नीचे तक तो ये लहजा और तरह कंटिन्यू करेगा। और आखिरी गुजारिश ये है कि कल जिस तकरीब में, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वजीर आजम ये फरमा रहे थे कि जी कोरोना का सबसे पहला जो हथियार है, सबसे मौसर जो हथियार है, वो मॉस्क है, और खुद मॉस्क ने लगाया हुआ था, और 30% के करीब साथी भी सामने बैठे मास्क के बगैर थे। तो जिस वजीर आजम का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये आलम है, क्या वो हमें सिर्फ धमकियों से रोकेगा? और अगर अपोजिशन नहीं मानी, अपोजिशन ने जिद का मुजाहरा किया, आपके ख्याल में तो हम पे एक सवाल उठाया गया, जी देखिए इनके बच्चे तो जी वो उनको तो लेकर नहीं आते, इनके फैमिलियां तो नहीं आती, खुद लोगों की जिंदगी खतरे में डालते हैं।
पिशावर में मौलाना फजलुर रहमान का पूरा खानदान मौजूद था, गुजरांवाला में हमारे सारे लोग मौजूद थे, मेरी अपनी सारी फैमिली मौजूद थी, बिलावल साहब बीमार हुए हैं, बाकी लोग बीमार हुए। ये तो नहीं है कि हमने अपने गिर्द को प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाई हुई है, लेकिन आपकी बात सही है, आप लोग भी जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल शुरू में यही था ना सर, आपकी तमाम बातें दुरुस्त है, लेकिन सवाल मेरा शुरू में यही था कि गलती दोनों तरफ की है, और मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो दोनों के इस्तेमाल किए थे। तो अब क्या ऐसा नहीं होता? मतलब ऐसा इस बात का है जी कि आप जैसे पढ़े लिखे और जो सहाफत को जानते लोग हैं, आपको ये मैं फिर कहूंगा, ये कहना कि ये गाड़ी के दो पहिए हैं, ऐसा दुरुस्त नहीं है। अपोजिशन का पहिया सिर्फ बैलेंसिंग पहिया होता है, ड्राइविंग फोर्स गवर्नमेंट का पहिया होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं, दुरुस्त आपकी बात है कि गवर्नमेंट ने ही ड्राइव करना है, बिल्कुल ये आपकी बात 100% दुरुस्त है कि ड्राइविंग। छोटी सी गुजारिश सुनिए जी, ये फरमाइए, आप दोनों पाकिस्तान के बड़े माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, बड़े ज़हीन साफी हैं। इस 2.5 साल के अंदर हुकूमत वक्त वजीर आजम की तरफ से कोई एक लम्हा, कोई एक जेस्चर, कोई एक लफ्ज जो बेहतरी, ठहराव, आपस में टकराव को अवॉइड करने इस तरफ चला हो। हम बार बार उन्हें कहते हैं कि जनाब आपने केस किए हुए हैं, आप कहते हैं ये लूट के खा गए हैं, तो जनाब वो अगर उसमें कोई कमी थी तो आज 2.5 साल के बाद भी आप यही कह रहे हैं कि कानून कमजोर है। तो ये बताइए कानून को ठीक करने के लिए आपने क्या किया सिवाय इसके? वजीर आजम की तरफ से आप मुझे दोनों बता दीजिए कोई एक जेस्चर 2.5 साल में जिसमें बेहतरी का कोई उन्होंने। चलिए ठीक है, वो तो है। असल में अगर वो अपना स्टांस चेंज करते शुरू में ही, इलेक्शन में जीतने से पहले ही उनका स्टांस ये था कि ये तमाम अपोजिशन पार्टियां करप्ट हैं और हमने इनकी करप्शन को खत्म करना है, आज तक उनका वही स्टांस है। स्टांस तो वही है, और अगर वो स्टांस से पलटते तो लोग कहते यू टर्न ले लिया उन्होंने। नहीं, मेरा सवाल है यू टर्न लेने में तो उनको कोई बताना नहीं है ना, वो तो कहते हैं वो तो बड़ा एजाज है, बड़े लीडर लेते हैं, वो तो नहीं, उन्होंने खुद कहते हैं ना वो बड़े लीडर का कमाल होता है यू टर्न। तो यू टर्न एक नहीं 101 ले चुके हैं। सवाल मैं ये नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि केसेस चल रहे थे, चलते चले 2.5 साल में वो केसेस किधर गए, उनके सबूत जो कहते थे मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं दूंगा, हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन तो ये कल जो सारा अमल है, इसमें जिस शख्स ने तहम्मुल से मुजाहरा करके, मेरा तहम्मुल से मुजाहरा करने से मुराद बिल्कुल नहीं है कि आप केसेस खत्म करें, मेरा बिल्कुल नहीं है कि आप नैब बंद करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, आप दोनों मुझे कोई एक बता दें, छोड़िए नैब के केसेस को। ठीक है, एग्रीड, ये बात आपकी सही है। इल्जाम लगाते हैं, हम तो अब यहाँ पर नहीं उनको डिफेंड कर सकते, लेकिन कल वाला जो है अभी उस्मान मुझ पे क्या इल्जाम लगाते हैं? आप मुझे बताएं मुझ पे क्या इल्जाम लगाते हैं, मैं उसको मतलब ये पार्टी मतलब पर्सनली नहीं, मतलब आप लोगों पे, पीडीएम पे, कि कल स्पीकर साहब ने जो मीटिंग कॉल की उसका आप लोगों ने बॉयकॉट किया, तो आप लोग जिम्मेदार नहीं है। ये अभी उस्मान डार साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा है, इसलिए उस्मान डार नहीं, कोई संजीदा किसी बंदे की बात करें, किसी उनके इलेक्टेड आदमी। लेकिन मीटिंग तो आप लोगों ने अटेंड नहीं की कोविड के हवाले से, जो हमने नहीं की जी, हमने ऐलान किया हुआ था, हमने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। हम इस हुकूमत को घर भेजने के चक्कर में हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमने जनवरी से इसको आगे नहीं जाने देना। आप कह रहे हैं कि आप उनको मान के मीटिंग में क्यों नहीं गए? हमने कुछ छुप के तो नहीं गए, हमने तो कहा था हम नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन आप लोगों ने पार्लियामान का बॉयकॉट कर दिया है क्या? फिर ये भी एक तरीका है, ये गवर्नमेंट एक तरीका रखा है कि वजीर और वजीर आजम गालियां दें और स्पीकर बैठ के अच्छी अच्छी बातें करे। ये कौन सा तरीका है? गुड कॉप बैड कॉप वाला मामला हो जाता है। लेकिन अब हुकूमत करे क्या? है ना, ये वो तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। स्पीकर खुद पार्शियल है। स्पीकर ने कभी हाउस का माहौल जो है उसको चलाने की कोशिश की है? जब कभी अपोजिशन का कोई लीडर उठ के बात करता है, साथ ही हाँ जी मुराद सईद साहब वहां जैसे हाउस में ही मौजूद ना हो, ये तो आप लोगों की तरफ से भी तो कादिर पटेल साहब बोलते हैं ना, तो वो जैसे मुराद बातें करेंगे वैसे ही मुराद उनको जवाब देगा। आपका प्रॉब्लम है, मैं आपको फिर दोबारा दोहराऊंगा, आपको मैं बिल्कुल आपका हक है, कादिर पटेल हो या कोई हो, मैं हूं, उनका बिल्कुल जिक्र करें अगर किसी की गलती है। सवाल ये है कि क्या ये काम हुकूमत ने करना है? हुकूमत को तो आप कहते हैं वो तो ऐसे ही है। अपोजिशन ने दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में कभी हुकूमत ड्राइव की है, कभी पार्लियामान ड्राइव की है, कभी उन्होंने माहौल को ठीक रखा? ये गवर्नमेंटों का काम होता है। बिल्कुल। लेकिन खैर अब तो आप लोगों ने पार्लियामान से उस तरह से एक तरह से बॉयकॉट कर लिया ना। आपने अभी खुद ही कहा कि हम उनको घर भेजना चाहते हैं, तो हम क्यों जाएं इन कमेटियों में और मीटिंग्स में? तो उनका फैसला था, हमारी जमात का, बाकी जमातों का, कमेटी का फैसला, क्योंकि स्पीकर के पास तो इख्तियार है कोई नहीं। स्पीकर तो अब गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट क्या ऐसे स्टेप्स ले? एक और बात बताता हूँ मैं आपको, एक और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ जी। स्पीकर साहब का अपना आलम यह है कि स्पीकर साहब के अपनी मीटिंग्स के अंदर
غیر منتخب لوگ بیٹھ کے فیصلے کراتے ہیں, اور کئی دفعہ ہوا کہ فیصلہ کر کے گئے اور بعد میں آ کے کہا نہیں جی وزیر اعظم نے تبدیل ہو گیا فیصلہ, یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ ایسا کیا کرے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ جلسے ملتوی کر سکتے ہیں یا جلسوں کو ختم کر سکتے ہیں, یا ایک ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ 2 کام کرنے چاہیے, پھر ہم بات کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے ہم ایک درخواست لکھتے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے, اور میں وہ لے کے پیش ہوتا ہوں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتا ہوں کہ لے کے پیش ہوں وزیر اعظم کے حضور, اور انہیں کہ حضور یہ ہماری درخواست ہے, اس کو قبول اس کو جناب قبولیت پھر سے قبولیت بخشیے اور پھر ہماری بات سنیے. حضور کیا بات کر رہے ہیں کہ یار جو کام گورنمنٹ سے آپ نے پوچھنا ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, آپ حکومت سے پوچھ رہے ہیں. ماننا تو آپ نے ہے نا, ان کا اگر ایکشن اے ہوگا آپ کہیں گے نہیں, ان کا ایکشن بی ہوگا نہیں, آپ بتائیں گے نا کہ یہ چیز کرو بھائی, یہ چیز ہماری ڈیمانڈ ہے. مفروضوں پہ مبنی باتیں ان سے ہوتی ہیں جہاں ریشنلٹی اور عقل کا کوئی کام ہو رہا ہو, جہاں ہتھیار بدتمیزی ہو, جہاں ہتھیار تصادم ہو, جہاں وتیرہ جو ہے وہ فاشزم ہو, وہاں مفروضوں پہ مبنی باتیں نہیں کی جاتی. جن کا کام ہے, میں نے پھر آپ کو کہا ڈرائیونگ فورس والوں سے پوچھئے آپ کیا کر رہے ہیں سوائے گالیاں دینے کے. آپ دونوں سے میں نے 4 دفعہ پوچھا ہے کہ پچھلے 2.5 سال میں کوئی ایک خیال کچھ نہیں کیا انہوں نے. میں یہ تو ہم مان رہے ہیں کہ بھائی وہ تو چلے آپ کی بات فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لی کہ بھائی سب برے ہیں, لیکن وہ تو اگلے الیکشن میں فیصلہ ہوگا. وہ بس میں یہ نہیں. اچھا اب چلیں علی موسیٰ کے اس پہ آ جاتے ہیں, ذرا علی موسیٰ صاحب کے کیس پہ آ جاتے ہیں. ابھی دوبارہ پھر میں کوٹ کروں گی تو آپ کہیں گے آپ نے کس کا نام لے لیا, لیکن ایک اور سوال ہے, چلیں میں ایز این اینکر پوچھ لیتی ہوں کہ اگر انہوں نے کیسز یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہوتی تو وہ پشاور اور گجرانوالہ اور کراچی کے جلسوں میں بھی کروا سکتے تھے. تو علی موسیٰ صاحب کا کیا کیس ہے, اور ان کے پیچھے اگر اس قسم کا ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ غلطی ادھر ہو, ایسا نہیں پاسبل؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پشاور کے جلسوں میں پابندی اس طرح نہیں لگائی گئی, لیکن رستے روکے گئے. گجرانوالہ میں ہماری تقاریب جو پریپریٹری تھی ان کو اٹھایا گیا, ہمارے سامان اٹھائے گئے, آپ لوگ کور کرتے رہے, ہم ٹی وی کے کیمرہ مین سب سے زیادہ کور کرتے رہے, آپ دکھاتے رہے لوگوں. یہ باتیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ صرف ملتان میں ہوا. اب کیونکہ حکومت کو اور خدشہ ہے, لیکن خطرہ تو بے شمار ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان خطرات کی اگر سیریسنیس ہے تو اس میں حکومت کی طرف سے بھی تو کوئی اشارہ ملتا. کسی بندے نے فردوس عاشق اوان کو نہیں کہا, کسی بندے نے خادم رضوی صاحب کے جنازے پہ ذکر نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب خود بیٹھے بغیر ماسک پہنے تقاریب میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی کہنے والا نہیں ہوتا. اپوزیشن کا جلسہ جو ہے وہ ایک بڑا عذاب ہو گیا. اور پھر یہ بھی ہے کہ اپوزیشن اگر جلسے نہیں کرے تو ہم, یہ ہماری تعریف ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت ملک کے لیے وبال بن, انہوں نے عذاب بنا دیا ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ اس کو درست نہ سمجھتے ہو, لیکن ہماری تعریف میں اگر ہم درست سمجھتے ہیں تو اس حکومت کو بھیجنے کے لیے ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانے کی ساری چلی جائے گی حکومت جنوری تک. دیکھیے گزارش یہ ہے محترمہ, ہم ضیاء الحق کے خلاف 11 سال سٹرگل کرتے رہے. یہ تو یہ کہا جائے کہ جی وہ گئے تو نہیں تھے. مارشل لاؤں میں لوگ بڑی بڑی لمبی سٹرگل کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی سٹرگل نہ کریں. اور جمہوریت کے اندر جلسے جلوس ہی پبلک اوپینین بنانے کا بڑا ذریعہ ہوتے ہیں. مارشل لاؤں میں مارشل لا نہیں ہے, ٹی وی پروگرام نہیں ہے, یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر نہیں ہے. پالیٹکس دنیا میں ایک خاص اسلوب اور طریقے سے ہوتی ہے. ساری دنیا میں, امریکہ میں جلسے نہیں ہوتے, برطانیہ میں نہیں بالکل, ابھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں بہت سارے مسائل. ادھر تو وہ بھی ٹرمپ بھی کہہ رہے دھاندلی ہو گئی. اچھا فائنلی سر آپ سے یہ چیز پوچھنی تھی, 2 اعتراضات کیے جا رہے ہیں. ایک اعتراض تو یہ کیا جا رہا ہے کہ اب دیکھیے بلاول صاحب جو ہیں ان کو تو کرونا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت عطا فرمائے, یہ بات ہماری طرف سے یہ دعا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی چونکہ بختاور صاحبہ کی جو منگنی ہے اس کے اندر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کرونا ٹیسٹ کروا کر آئیں اور اس کا ٹیسٹ کا رزلٹ ساتھ لے کر آئیں, لیکن جلسوں میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا تضاد نظر آ جاتا ہے. پہلا اعتراض تو یہ کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے, اور دوسرا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے. جی ایک بات ذرا یاد رکھیے, پہلی گزارش تو میری آپ سے ہوگی جی ایک بطور ذمہ دار صحافی کے, جی جی ایک ایسی بچی جس کا سیاست سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے, اس کا ایک فیملی فنکشن ہے, جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ بپا کیا گیا, بہت زیادہ ہے, بالکل اس طرح کے الزامات لگائے گئے. آج حکومت وقت میں ذرا بھی شرم ہوتی تو یہ ان لوگوں کو پکڑتے
हुकूमती इदारे जिन्होंने ये इल्जाम लगाए थे, तो हुकूमती इदारे उनको पकड़ते, उनके खिलाफ तादीबी सजाएं देते। पाकिस्तान में किसी को उसके फेथ के ऊपर सवाल उठाना कितना बड़ा बिल्कुल सख्त गलत बात है ये, दुरुस्त किया। सर तो वो वजीर आजम ने अपनी बेगम के हवाले से अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो बख्तावर पे क्या एक्शन लेंगे? मतलब वो भी एक चीज आप देखें ना कि उस खातून का भी सियासत से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है, दरमियान में लाते हैं लोग। मेरा सवाल ये है कि अगर वो है तो वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ सही कह रहे हैं, खुदा न खास्ता नहीं है। ये कहना कि जी देखे ना, ये एतकाद की बातें होती है, कोई कहता है जी फलां पीर परस्त है, कोई कहता है फलां पीर परस्त है, कोई अहले हदीस है, कोई अहले सुन्नत है, कोई ये अपने अपने ये हमारे और चीजें हैं। बिलीफ सही, लेकिन आप किसी के दीन के ऊपर, आप किसी के ईमान के ऊपर सवाल खड़ा कर दे, ये झूठ जो है, ये वाजिबुल कत्ल किस्म का इल्जाम है ये पाकिस्तान की ताज़ीरात में। जी जी जी, हमें सोचना चाहिए। और उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, उसकी शादी हो रही है, अभी मंगनी है, उन्होंने मेरा ख्याल है उसको बख्श दे। हमारी भी तरफ से नेक तमन्नाएं उनके लिए, लेकिन वो चूंकि वो कोविड वाली बात आ जाती है तो लोग फिर एतराज उठाते हैं। नहीं, मेरी गुजारिश सुने, इनके साथ पहले ही जिंदगी में किसी अमल में कोई इंसाफ नहीं किया इस कौम ने। जो हुआ आप जरा गौर कीजिए, इदारों ने किया, अदालतों ने किया, मीडिया ने किया। उस बच्ची का मंगनी का फंक्शन है, क्या गुनाह कर बैठी है वो कि उसको भी बख्शने को तैयार नहीं। लेकिन वही लोग कहते हैं भाई कौम को भी बख्शे ना, बिल्कुल आप लोगों के इत्तेहादियों ने भी वो भी शरीक थे ना उसमें, जिनके साथ जो बुरा है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वो पब्लिक फंक्शन नहीं है जी। आप सवाल उठाते हुए जिम्मेदारी से करें। वो एक पब्लिक फंक्शन, मेरे घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मुझे पता है, मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ ना, वहाँ बाय इन्विटेशन कितने कंडीशंस आपकी होंगी जी। अच्छा, वो कंडीशंस आपकी होंगी, बिल्कुल ठीक है, जिस कंडीशन पर आप सही, बिल्कुल ठीक है। मेरी मर्जी होगी ना जी, मेरे घर में आने वाले लोग 100 होंगे 200 होंगे, मैं जिसको चाहूंगा बुलाऊंगा, मैं जिसको चाहूंगा नहीं बुलाऊंगा। वो एक महदूद फंक्शन है, वो एक बिल्कुल छोटा सा फंक्शन हो रहा है, उसमें आप कोई भी तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जलसों में वही तदाबीर, यानी यही वही सवाल जो अपोजिशन के ऊपर हुकूमत ने उठाया वो आपने भी उठा दिया कि जी देखें अपने अपने बच्चों को लेकर तो नहीं जाते, हालांकि हम तो जाते हैं भाई। असल में सवाल आवाम से आते हैं ना, इसलिए है कि अब आपने खुद कह दिया कि जलसों में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होती। ये सवाल आवाम का नहीं है, ये सवाल हुकूमत वक्त की तरफ से कुछ हमारे हैं जिनकी ज़बानें बहुत लंबी है, उनके सवाल है, उनको आवाम ना कहिए प्लीज। सही है, लेकिन वो जो आपने पॉइंट दिया वो यही है कि जलसों में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होती तो वहां पर ना मास्क इस्तेमाल करेंगे लोग, ना सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखेंगे। मैंने भी ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, प्लीज डोंट पुट योर वर्ड इन माई माउथ। मैंने जो कहा वो ये पहले कहा कि हमें एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए, SOPs सर नहीं कर सकेंगे ना, यही कह रही हूँ। कहाँ करेंगे? हमारी 22 करोड़ की आवाम में अगर 20,000 लोग जलसे में आएंगे तो वो करेंगे क्या? गुजारिश है, जो मैंने कहा वो मुझे कहने दीजिए, और जो आप कहना चाहती हैं आप आसमान के कलाबे मिला लें, मुझे एतराज नहीं है। मैं नहीं कलाबे नहीं मिला रही, मैं तो फैक्ट बता रही हूँ इस कौम का, इस आवाम का फैक्ट बता रही हूँ। आपने ये तो कहा ना, आप फैक्ट अपना रखे ना, आप अपना फैक्ट खुद बयान करें, मेरा नाम लेके बयान करें। सर आपने ये जुमला तो कहा है ना इस प्रोग्राम पे अभी कि वहाँ पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, मैं जिसको चाहूंगा अपने घर में आने दूंगा और जलसे डिफरेंट है, वहाँ पर सब आएंगे। सवाल के जवाब, जी बिल्कुल कहा मैंने, जिस सवाल के जवाब में कहा, सुनिए ना, सही मैंने कहा ना आप सवाल पे सवाल करते जाएंगे, परसों तक करते चलिए। लेकिन सवाल ये है कि उस प्रोग्राम के अंदर आपके घर में एक दावत है, आपने 50 लोगों को बुलाया हुआ है, ठीक है, 51वां बंदा नहीं आएगा, आप 5 लोगों को मैनेज कर सकते हैं। जो 5,000 10,000 50,000 बंदा है, आप उनके लिए कोशिश कर सकते हैं, हर जमात कोशिश कर सकती है, और जितनी मुमकिना एहतियाती तदाबीर है आप वो इख्तियार करें। जो बाजार भरे हुए हैं उनमें से 10% लोग भी मास्क लगा के नहीं निकलते, तो क्या आप बाजारों में कर्फ्यू लगाएंगे? बिल्कुल, तो वही एग्जैक्टली सर मैंने यही बात की है कि मैनेज कर सकते हैं। आपने ये जो कहा, जो आपने कहा मैंने उसी का जवाब दिया, आपने ये नहीं कहा था, आपने मुझे मेरे ऊपर डाल के बात की थी, मुझे पता है मैंने क्या लफ्ज़ कहे। सही है, बिल्कुल ठीक है, जहाँ मैनेज करना चाहिए वहाँ मैनेज आप लोगों की जमातें भी करेंगी, लेकिन वो मैनेज होगा नहीं, ये मेरा ओपिनियन है। आपने जो कहा वो जलसे में देख लेंगे हम, मुझे आपके ओपिनियन से एतराज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने क्लैरिटी के साथ कह दिया कि ये मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कमर ज़मान का, हमारे साथ मौजूद थे।